Good morning, everyone. Factors of demand forecasting, period of estimating, adjustment. क्या ड्यूरेशन लग रही है एस्टिमेट बनाने में, एडजस्टमेंट क्या लिए गए हैं, एडजस्टमेंट मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, एज ऑफ कमोडिटी, उस कमोडिटी की एज कितनी है, कितनी ड्यूरेशन टाइम है, क्या एज ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेबल है वो प्रोडक्ट, लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्ट क्या है, उस के प्रति प्रेडिक्शन क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी का नेचर कैसा है, किस तरह की, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, लॉन्ग ड्यूरेशन की है, ड्यूरेशन बहुत लो है, फाइन, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फाइन. Methods of demand forecasting, evaluationary method. इवेल्युएशनरी मेथड्स होने चाहिए जो कि इवेल्युएशन के थ्रू लिए गए, जिसमें जिसका उद्विकास का मेथड होना चाहिए, ग्रोथ कर्व मेथड होना चाहिए. ग्रोथ का कर्व ग्राफ क्या जा रहा है, लो है, हाई है, मिड है, फाइन. ये सब जो कर्व मेथड होते हैं वो डिमांड की फोरकास्ट करते हैं. जैसे कि प्रीवियसली हमने मेजर किया, जो प्रीवियस रिकॉर्ड देखे किसी भी कंपनी के फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और फॉर द अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली, फाइन. हम उसमें ग्रोथ देख रहे हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में टर्नओवर क्या था, क्या ग्रोथ थी, कितनी डिमांड थी, डिमांड बढ़ने की या घटने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब उस प्रोडक्ट का क्या टेंजिबल नेचर है, इनटेंजिबल नेचर है, किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्टिविटी है और कैसा मार्केट में वह प्रोडक्ट रन कर रहा है, उसकी मेथडोलॉजी क्या है. ग्राफ के द्वारा, प्रीवियस ग्राफ के द्वारा कर्व, इसीलिए ये कर्व मेथड ग्रोथ के अपनाए जाते हैं ताकि इसके द्वारा हमें पता लग सके कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और अगर सिमिलर कंपनी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रही है तो उसके ग्रोथ का कर्व क्या है, मीडियम रेंज में डिमांड है, अबव लेवल की डिमांड है, या एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. तो 10 साल के ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, प्रोडक्ट में कोई चेंज लेकर आया जा रहा है कि नहीं. जैसे कि हम एक पार्ले-जी बिस्किट का एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि वो पार्ले-जी बिस्किट जो कि शायद से पहले 1 रुपये में मिलता था, फिर काफ़ी समय तक उसका प्राइस, जो बड़ा वाला पार्ले-जी था उसका प्राइस 4 रुपये था. लेकिन ना तो वो प्रोडक्ट की टैगलाइन बदली, वो प्रोडक्ट एक ब्रांड बन चुका है. जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सारे बिस्किट्स छोड़कर उसे सिर्फ पार्ले-जी ही अच्छा लगता है, या किसी भी व्यक्ति को घूम फिर कर जितने भी बिस्किट्स खा ले, जितने भी क्रीमी लेयर वाले बिस्किट्स खा ले, कुछ भी खा ले, अंत में वो घूम फिर कर थका कर हार कर उसे अंत में एक ही प्रोडक्ट जो कि लोगों का फेवरेट है, पार्ले-जी, सच्ची स्वाद भरे शक्ति भरे. तो इस तरह के प्रोडक्ट जो एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और इनका ग्राफ कभी गिरता नहीं. हम देख रहे हैं कि लगभग 50 सालों से या शायद उससे भी ज़्यादा ना तो वो पार्ले-जी के पैकेट पर बना हुआ बच्चा वो चेंज हुआ, ना उसकी टैगलाइन चेंज हुई. मतलब कुछ चेंज ना करने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट एकदम पीक पर है, वो बिकता चला जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लोगों की पहली पसंद है. तो इस तरह से एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि लोगों को वही टेस्ट पसंद आ रहा है. वो कितने भी नए फ्लेवर ट्राई कर ले रहे हैं, कितने भी नए प्रोडक्ट ट्राई कर ले रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर सिर्फ वो पूरी तरह से, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबको आखिरी में कोई टेस्ट अगर पसंद आता है तो सिर्फ पार्ले-जी बिस्किट्स का. तो समझ सकते हैं कि जो मोस्ट प्रेफरेंस में है कि 80% लोग उसे पसंद कर रहे हैं, चाहे लोग बीमारी के दौर से गुजर रहे हों तब उन्हें वो बिस्किट बहुत अच्छा लगता है. और एज ए जनरल टर्म मीन्स, अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगी है तो आपने वो 2 रुपये वाला पैकेट ख़रीद लिया जिसमें अभी कुछ दिन से 8 बिस्किट्स आ रहे थे,
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का ग्रोथ कर्व क्या है, जो कि पिछले 50 से 40 सालों से लगातार बिकता चला जा रहा है और ग्रोथ में कोई कमी नहीं आई, बढ़ता ही चला गया है ग्राफ उसका, बिना एडवर्टीजमेंट के। मतलब उतना हाई लेवल का एडवर्टीजमेंट नहीं होता, फिर भी वो प्रोडक्ट पीक पर बिक रहा है। तो आई होप आपको समझने में आसानी हो रही होगी। सेल्स एक्सपीरियंस अप्रोच, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सेल एक्सपीरियंस अप्रोच क्या होने चाहिए, किस तरह से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना चाहिए नए नए प्रोडक्ट पर। सब्स्टिट्यूट मैथड, ओपिनियन पोलिंग मैथड, कोरिलेशन मैथड, इकोनॉमिक इंडिकेटर मैथड्स। फाइन, देखते हैं मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। ओपिनियन पोलिंग मैथड, स्टैटिस्टिकल्स मेथड्स, कंज्यूमर सर्वे मैथड, सेल्स फोर्स ओपिनियन मैथड। कंज्यूमर का सर्वे कराया जाना चाहिए। सेल्स फोर्स ओपिनियन मैथड, जो सेल हो रही है उसके बेस पर ओपिनियन बना लेना। एक्सपर्ट्स ओपिनियन, एक्सपर्ट्स का उस प्रोडक्ट के प्रति ओपिनियन बना लेना कि क्या ग्राफ लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 20 ईयर्स में क्या ग्रोथ दिखा रहा है, क्या चेंजेस किए जाने चाहिए इस प्रोडक्ट में, क्या मेजर्स, what measures need to be taken, what extra measures need to be taken for the further growth, for the further branding, for the further tagline of this that specific product that is selling and similar. और पार्ले जी सिर्फ पार्ले बिस्किट्स ही नहीं बना रहा है, पार्ले की टॉफ़ियाँ भी बना रहा है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है जिनमें पार्ले लिखा रहता है, अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो इस तरह से हम पाएंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट भी बना रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ब्रांड बन गया है। स्टैटिस्टिकल्स मेथड, मैकेनिकल एक्सट्रापोलेशन, बैरोमेट्रिक टेक्निक्स, रिग्रेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और ट्रेंड प्रोजेक्शन, क्या ट्रेंड चल रहा है, लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंट इंडिकेटर, डिफ्यूजन इंडाइसेस। फाइन, कंज्यूमर सर्वे में क्या क्या आता है, कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे, सैम्पल सर्वे और टेस्ट मार्केटिंग। पूरा कंप्लीट एनुमरेशन लेना उसका, सैम्पल सर्वे, सैम्पल के थ्रू उसका सर्वे लेना, टेस्ट करना। एंड यूज़, उसका एंड यूज़ क्या है। फाइन, फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लीस्ट स्क्वायर लाइनर रिग्रेशन, टाइम सीरीज analysis, moving average and annual differences, exponential smoothing, ARIMA method। अब ये डिफरेंट मेथड है, इनके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे कि indifferences curve analysis. This approach has been developed by the economists like Hicks and Allen, assuming the ordinal measurement of utility and relatedness of the goods and relaxing the assumption of the constant marginal यूटिलिटी ऑफ मनी। कम से कम मनी को यूटिलाइज करना और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कम मनी में एक बिजनेस खड़ा करना और मनी की यूटिलिटी करना। द टेक्निक ऑफ द इंडिफरेंसेस एनालिसिस हैज़ बिन डेवलप। फाइन, और टेक्निक्स डेवलप करना, इंडिफरेंस एनालिसिस करना, डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व यूजिंग इंडिफरेंसेस कर्व ऑफ टीचिंग। फाइन, let us assume that there is only a single good X, and that the consumer has an income of 500 rupees which he can spend on this good, and so that consumer has a choice to spend the entire or a part of his income on good X, and as he spends less income, he consumes lesser amount of X but saves the money in the limited. When he spends nothing, he gets no X at all. By joining all such combination of money, income and good X, and we can get a budget line as a price of a deadline, as the price of X declines, the budget line shifts outwards from A1 B1 to A2 B2 and to A3 B3. With an average shift in the budget line, we get a new equilibrium points A1, A2, A3. As an A1 consumer buys 40 units of X and has 100 left with him,
In other words, the consumer is spent 400 is equal to 500 minus 100 rupees to buy 40 units of X. Example, Px is equal to 400 upon 40 is equal to 40 rupees. Fine. In the similar manner, we can find that the equilibrium A2 the consumer buy 50 points of X, and at the Px is equal to 7, at equilibrium A3 he buys 60 unit of X at the price of rupees 5. When we plot combination of quantity demanded and the price of goods X and join these points by a line, we get a demand curve. Demand curve means DD. Fine. You must be getting all the things. Fine. Thank you.